बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो में जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है LDA यानी कि लेफ़्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म और RDA यानी कि राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म। अब होता यूँ है कि ये जो केस है ये मोस्टली आता है आफ्टर पार्चुरेशन, यानी कि जब एक गाय एक बच्चा दे देती है, डिलीवर कर देती है, तो उसके बाद 80 टू 85% इसके चांसेस जो हैं वो बच्चा देने के बाद होते हैं। दूसरा इसकी जो अब इसकी काजेज़ पे आते हैं, मेन इसकी काजेज़ क्या होती हैं। फार्म लेवल पे, कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर पे हम ज़्यादातर जानवरों को कंसनट्रेट पे फीडिंग करवा रहे होते हैं, रफेजेस का यूज़ कम होता है, तो इस वजह से जो जानवर मोस्टली कंसनट्रेट खा रहे होते हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा आते हैं रफेजेस की कमी की वजह से। अब कंसनट्रेट खाने से ऐसा क्या होता है कि जिससे ये केस ज़्यादा आता है। कंसनट्रेट खाने से होता यूँ है कि जो गैस प्रोडक्शन है एबोमिज़म के अंदर उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो गैस प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होती है एबोमिज़म के अंदर तो इसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एक तो वजह इसकी ये हो गई कि कंसनट्रेट अगर हम डाइट ज़्यादा देंगे और रेफ्रिजरेस कम देंगे तो जो LDA और RD है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद इसकी दूसरी वजह ये है कि जो एबोमिज़म है उसके अंदर हाइपोमोटिलिटी हो गई है, उसकी मोटिलिटी कम हो गई है। कई वजूहात हैं जिसकी वजह से हाइपोमोटिलिटी हो सकती है, उनमें से एक वजह हाइपोकैल्सीमिया भी है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो मोटिलिटी है एबोमिज़म की वो कम हो जाती है, इसकी वजह से गैस प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से LDA के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक और वजह यह है कि अगर ह्यूमन कम फिल हो रहा है, किसी वजह से जानवर ऑफ फीड है, जो ह्यूमन की फिलिंग कैपेसिटी है वो पूरी नहीं हो रही, तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो एबोमिज़म है वो डिस्प्लेस होके लेफ्ट साइड पे आ सकता है। ह्यूमन की जो नॉर्मल पोजीशन है वो लेफ्ट साइड है, पहले सर की तरफ आगे रेटिकुलम मौजूद है, उससे पीछे लेफ्ट साइड पे र्यूमन मौजूद है और रेटिकुलम के राइट साइड पे थोड़ा सा राइट साइड पे एबोमिज़म मौजूद है। तो जब र्यूमन की कैपेसिटी मुकम्मल नहीं होती फिल होने की, किसी वजह से जानवर नहीं खा रहा, ठीक है, तो ये स्पेस क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो एबोमिज़म है वो फिर खिसक के लेफ्ट साइड पे पहुंच जाता है। उसके बाद जब एक जानवर प्रेग्नेंट है तो उसमें आर्गन्स की चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, जो बच्चा है उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, र्यूमन का अलहदा से प्रेशर है, तो जब पार्चुरेशन होती है बच्चा जिस्म से बाहर निकल जाता है तो वो जो स्पेस जो बच्चे ने घेरी हुई होती है वो एक खाली रह जाती है। तो आफ्टर पार्चुरेशन इसके चांसेस इस वजह से भी ज़्यादा हैं, जो फीटस की स्पेस मौजूद थी वो खाली हो गई है, अब इस वजह से स्पेस क्रिएट हो गई है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है कि कुछ गायें ऐसी होती हैं कि जेनेटिकली उनमें ये होता है, आगे उनका बच्चा होगा, हीफर होगी, उसमें भी ये चांसेस होंगे, आगे नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफर होती है ये खसूसियात कि, तो ऐसी अगर हमें पता चल जाए कि ये जेनेटिकली आ रहा है तो ऐसी गायों को हमें फार्म से कल कर देना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ वजूहात थी। कीटोसिस की वजह से भी हो सकता है, इसके साथ कीटोसिस भी हो सकती है, और मेट्राइटिस और मेस्टाइटिस के चांसेस भी, कंकरेंट डिजीजेस भी हो सकती हैं, मतलब कि लेफ्ट एबोमिज़म डिस्प्लेसमेंट भी हो और उसके साथ साथ कीटोसिस के साइंस भी हों, उसके साथ साथ मेट्राइटिस और मेस्टाइटिस भी हो सकती है, क्योंकि ये सारी जो डिजीजेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये पोस्ट पार्चुरियन डिजीजेस ज़्यादातर हैं। LDA और RDA के चांसेस भी आफ्टर पार्चुरेशन बच्चा देने के बाद होते हैं, मेट्राइटिस भी बच्चा देने के फ़ौरन बाद, मेस्टाइटिस के चांसेस भी उस वक्त ज़्यादा होते हैं और कीटोसिस के चांसेस भी बच्चा देने के बाद ज़्यादा होते हैं। तो आगे चल के मैं इसकी प्रिवेंशन भी बताऊंगा कि किस तरह हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि ना ही मेस्टाइटिस हो, ना ही मेट्राइटिस हो और ना ही कीटोसिस हो। तो ये पहले मैंने आपको बताई हैं इसकी वजूहात। अब इसके बाद अगर ये हो गई है डिजीज़ तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म है या राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म है। तो मोस्टली जो होती है वो लेफ्ट एबोमिज़म डिस्प्लेसमेंट होती है और RDA के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। अब अगर एक बार ये डिजीज़ हो गई है तो जानवर सबसे पहला साइन ये शो करेगा कि जानवर जो खाना पीना छोड़ देगा, ऑफ फीड हो जाएगा। इसमें एक और बात गौरतलब ये है कि जानवर की जो ऑफ फीड वाली कैफियत है वो कंसनट्रेट की तरफ ज़्यादा होगी और रफेजेस की तरफ कम होगी। जानवर रफेजेस तो खाएगा
लेकिन कंसंट्रेट नहीं खाएगा। एक तो साइन हो गया ये। दूसरा साइन इसका ये है कि जो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा, हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल होगा और रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी नॉर्मल होगा, और जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे मेन और ऑथेंटिक साइन है वो है पिंक साउंड का आना। अब पिंक साउंड क्या है? आखिरी जो रिब्स हैं 10 से 13 तक, उसमें हमने क्या करना है, आस्कल्टेट करना है। हमने जो स्टेथोस्कोप है वो लगानी है तकरीबन मिड से ऊपर, मिड से नीचे नहीं, जो रिब्स का मिड वाला एरिया है जानवर का उससे ऊपर। तो वहां हमने आस्कल्टेट करना है, हमने स्टेथोस्कोप रख के, उसके बाद हमने 7 टैप करना है। तो उससे जो साउंड हमें एक पिंग पिंग की साउंड आएगी, वो हमें ये कंफर्म करेगी ये केस लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म का है। तो ये वाला जो साइन है इसमें ऑथेंटिक साइन है। उसके बाद जो र्यूमन की मोटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है र्यूमन की वो डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि कंट्रैक्शन जो पर सेकंड है वो भी, पर मिनट है वो भी डिक्रीज हो, जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? एक तो ये कि जानवर का हमने साइन देखा कि जानवर ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो इसका मतलब जानवर को वीकनेस होगी, तो हमने उस वीकनेस को पूरा करना है। तो हमने जानवर को स्पोर्टिव ट्रीटमेंट पे रखना है। ठीक है, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में हम फ्लूइड थेरेपी और उसमें साथ अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह, मेटाबोलेज वगैरह, ये चीज़ें हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में उसे देंगे ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वीकनेस है वो उसकी पूरी हो जाए। उसके बाद हम जानवर को एनाल्जेसिक देंगे, पेन किलर देंगे, और उसके बाद ना हम इसे नॉन सर्जिकली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसका बहुत से ऐसे मेथड हैं जिसके जरिए हम नॉन सर्जिकली इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 180 डिग्री पे हम इसे रोल करवा सकते हैं। लेकिन ये उसके बाद एक टोगल पिन मेथड भी है, उसके जरिए हम ट्रोकार कैनोला के जरिए अंदर ब्लाइंड अप्रोच करते हैं और जाके हम एबोमिज्म को पकड़ते हैं और उसकी स्मेल से और उसकी पीएच से हम ये कंफर्म करते हैं कि ये एबोमिज्म की लोकेशन है। तो उसके बाद हम उसे टोगल पिन के जरिए हम उसे स्टिच कर देते हैं। लेकिन ये जो ब्लाइंड अप्रोच है टोगल पिन वाली या नॉन सर्जिकल मेथड जितने भी हैं, उनके जरिए रिलैप्स के चांसेस हैं। 80 to 90% केसेस के अंदर रिलैप्स होता है। जितना भी हम ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं नॉन सर्जिकली या टोगल पिन के जरिए, रिलैप्स के चांसेस मैक्सिमम है। जो इसका ऑथेंटिक इसका ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकली हमने ट्रीटमेंट क्या करना है इसका? अगर तो ये लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज्म है तो हमने राइट साइड से अप्रोच करना है। जो राइट पैरालंबर फोसा है वहां से हमने इंसिजन देना है। हमने स्किन को इंसिजन दे के हमने मसल्स को इंसिजन देना है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, हमने सिंपल ये करना है कि जो ड्रिप सेट होता है उसको हमने लेना है और इंसिजन देने के बाद, मसल्स को काटने के बाद, हमने उस ड्रिप सेट की जो आगे वाली नोजल है जो हमने बोतल के अंदर लगाते हैं उसको हमने जाके अप्लाई करना है, उसको हमने पिन करना है एबोमिज्म के अंदर। तो वो हम अपने अंदाजे के मुताबिक हम देखते हुए कि कहाँ पे एबोमिज्म की इस वक्त लोकेशन है, पहले हम पल्पेट करेंगे, उसके बाद हमने वो पिन अंदर इंसर्ट करनी है। उसके बाद हम एक 50 या 100 ml वाली सिरिंज लेके उसके जरिए हम दूसरी साइड पे उसके जो ड्रिप सेट है उस पर लगाएंगे और उसको पुल बैक करेंगे। तो वहां से अगर लिक्विड आना शुरू हो गया है तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमें मालूम हो चुकी है। उसके बाद वहां से हम उसकी स्मेल भी देखेंगे, उसकी पीएच का भी टेस्ट कर सकते हैं। तो उसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो हमने लगाई है नोजल वो एबोमिज्म के अंदर ही लगी है। उसके बाद हम एबोमिज्म को फ्री कर देंगे। क्योंकि हाइपोमोटिलिटी हो चुकी है तो उसके अंदर जो लिक्विड या गैसेस मौजूद हैं वो वहीं पे स्टे की हुई हैं। तो हम जो 100 ml वाली हमारे पास सिरिंज है या हमारे पास अगर पंप मौजूद है तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, एयर को भी निकाल लेंगे और उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जो भी वहाँ पे स्टे किया हुआ लिक्विड है या एयर है, तो उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने हाथ डालेंगे अंदर, हम एआई ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ हम निकाल एबोमिज्म को राइट साइड पे लेके आएंगे और फिर जो एबोमिज्म है उसको हम जो वहाँ पे ओमेंटोपेक्सी करेंगे। जो ओमेंटम वहाँ पे मौजूद है, और बेहतर तो तरीका ये है कि ओमेंटम के साथ साथ जो वहाँ पे मसल्स मौजूद हैं राइट पैरालंबर फोसा पे, तो उसके साथ हम सुचर कर देंगे। हम 3 से 4 सुचर बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, इस तरह के दोबारा रिलैप्स के चांसेस कम हो। मसल्स के साथ सुचर करने का फ़ायदा ये होता है कि मसल्स के ओपन होने के, मसल्स के रप्चर होने के चांसेस कम होते हैं, काम पक्का हो जाता है। तो इस वजह से हम मसल्स के साथ उसे सुचर कर देंगे।
उसके बाद हम जिस तरह ओपन किया था हम मसल्स को वैसे क्लोज कर देंगे, और साथ जो जो एंटीबायोटिक पाउडर वगैरह का इस्तेमाल है वो भी हम साथ कर देंगे, और इस तरह हम उसे स्ट्रक्चर कर देंगे। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट में ये करना है साथ के हमने उसे 5-6 दिन तक हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी चलानी है, पेन किलर भी चलाने हैं, ठीक है। और जानवर चूंकि पहले खा पी कम रहा था तो हमने सपोर्टिव थेरापी जो है उसे भी हमने साथ साथ चलाना है। और अब इसकी प्रिवेंशन पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट तो ये हो गया कि हमने सर्जिकली उसे करेक्ट करके उसको पेन किलर दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, और उसके बाद हमने सपोर्टिव थेरापी पे काम चला दिया। अब बात है कि प्रिवेंशन हमने इसे प्रिवेंट कैसे करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जानवर को कंसंट्रेट के साथ साथ रेफ्रिजरेंट्स भी इक्वल अमाउंट में दें, ताकि इसके चांसेस कम, ताकि जो एबोमेज़म है उसकी मोटेलिटी कम ना हो, तो इसके चांसेस जो हैं वो कम हो। उसके बाद जब जानवर बच्चा दे यानी कि काविंग के बाद, तो हमने उसे कैल्शियम थेरापी ज़रूर करनी है। कैल्शियम थेरापी हमने ज़रूर करनी है, और उसके साथ साथ हमने ग्लाइकोल भी पिलाना है। ग्लाइकोल के इस्तेमाल से कीटोसिस के चांसेस कम होते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो है वो लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज़म के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद हमने जो बच्चा देने के बाद जो डिजीज़ हैं, मेट्राइटिस हो गया उसको हमने अवॉइड करना है, मेस्टाइटिस को अवॉइड करना है। अब मेट्राइटिस को अवॉइड करने के लिए हम जैसे ही जानवर बच्चा दे उसके बाद हम प्रोटोकॉल स्टार्ट कर सकते हैं कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन जो है PGF2 अल्फा का इस्तेमाल करें। 2 से 4 ml तक हम उसे लगा सकते हैं तब, और उसके साथ हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। फ़ौरन हम उसे सेफ्टी फॉर पे लेके जाएं, क्योंकि जब बच्चा देगा जानवर तो उसका ट्रैक ओपन होता है, तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया हैं जो वो ट्रैक के थ्रू इंटर होके मेट्राइटिस काज कर सकते हैं, मेस्टाइटिस भी काज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूट्रावेट के नाम से टेबलेट आती हैं, वो हम जानवर की यूट्रस के अंदर प्लेस कर सकते हैं, तो उससे भी मेट्राइटिस के और रिटेन फीटल मेम्ब्रेन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो इस तरह की हम प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके उसके बाद हम डेक्स्ट्रोज की बोतल भी लगा सकते हैं जानवर को बच्चा देने के बाद। तो ये वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको हम अप्लाई करके जानवर में लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज़म के, RDA के, मेट्राइटिस के, मेस्टाइटिस के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।